अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आवाज आ रही है आप लोगों को? और व्हाइट बोर्ड क्लियर है? मुझे बता दें फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है डिस्पर्शन। डिस्पर्शन क्या होती है? स्कैटरनेस होती है, बिखराव उर्दू में हम कह लें कि एक पॉइंट के इर्द गिर्द कितनी वैल्यूज बिखरी हुई हैं या डिस्पर्स हैं या स्कैटर। इससे पहला जो हमने चैप्टर पढ़ा था वो एवरेज पढ़ा था। एवरेज क्या थी कि हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन दी गई थी, डाटा दिया गया था एक्स का, जिस तरह 1 2 3। हमने इसका मीन फाइंड आउट किया था, एवरेज फाइंड आउट की थी जो होल डाटे को रिप्रेजेंट करती थी। जैसा कि अगर मैं इसका मीन निकालूं तो क्या हो जाएगा, समेशन एक्स ओवर एन 6/3 2 इसका मीन आ गया। ठीक हो गया। अब ये जो 2 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस तमाम ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से दूसरा डाटा है एक्स 2 2 2। अगर इसका मीन निकालें तो इसका मीन भी 2 आ रहा है। एक ये है 0 2 4। अगर इसका मीन निकालें तो ये भी 2 आ रहा है। और ऑब्जर्वेशन है 0 0 6। इसका मीन निकालें तो ये भी 2 आ रहा है। तो बहुत सारे हम ऑब्जर्वेशन लें, डाटा लें, वेरिएबल्स लें और उनका मीन निकालें तो उनका कॉमन मीन आ सकता है। जैसे कि ये मैंने ऑब्जर्वेशन आपके सामने रखी। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस डाटे के अंदर वेरिएबिलिटी कम है, वेरिएशन कम है, और किस डाटे के अंदर वेरिएशन है ही नहीं, किस वेरिएशन के अंदर, किस डाटे के अंदर वेरिएशन ज्यादा है। स्टैटिस्टिक्स में वो डाटा ज्यादा रिलायबल होता है जिसमें वेरिएशन कम हो और वेरिएबिलिटी कम हो, डिस्पर्शन कम हो। तो वो हमारी फेवरेबल कंडीशन होती है, उसे हम फेवरेबल डाटा कहते हैं। अब लास्ट चैप्टर में हमने डिफरेंट मेथड से एवरेज तो फाइंड आउट कर ली, सेंटर टेंडेंसी तो फाइंड आउट कर ली। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस ये जो 2 फाइंड आउट किया है इसके इर्द गिर्द स्कैटरनेस है या नहीं है। जिस तरह यहाँ +1 -1 की स्कैटरनेस है, इधर स्कैटरनेस बिल्कुल ही नहीं है, कंसिस्टेंसी है। और इधर ज्यादा स्कैटरनेस है। ठीक है, 2 वैल्यू तो 0 0 है, एक 6 आ गई। और इधर स्कैटरनेस एक्सट्रीम है। ठीक हो गया, इधर क्लोज है स्कैटरनेस। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या कर ले, किस चीज का सहारा लेना पड़ता है? डिस्पर्शन का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, डिस्पर्शन क्या करता है? डिस्पर्शन स्कैटरनेस को, डाटा के इर्द गिर्द कितना वैल्यूज डिस्पर्स हैं, बिखरी हुई हैं, वो फाइंड आउट करता है। जैसा कि हम रिग्रेशन जब पढ़ेंगे तो उसमें भी स्कैटरनेस का जिक्र आएगा, जिसकी मदद से हम एरर को फाइंड आउट करते हैं। स्कैटरनेस या डिस्पर्शन 2 टाइप्स की हम फाइंड आउट करते हैं। एक को हम एब्सोल्यूट डिस्पर्शन कहते हैं, और सेकंड होती है हमारे पास रिलेटिव डिस्पर्शन। ठीक है, एब्सोल्यूट डिस्पर्शन में जिस यूनिट में डाटा दिया गया है उसी यूनिट में हम डिस्पर्शन फाइंड आउट करेंगे। फर्ज करें अगर केजी में डाटा दिया गया है तो डिस्पर्शन भी केजी में होगी। अगर वो लीटर्स में डाटा दिया गया है, पाउंड में डाटा दिया गया है, रुपीज में दिया गया है, या कोई किसी न किसी यूनिट्स में डिस्पर डाटा को एक्सप्लेन किया होगा, और डिस्पर्शन भी क्या होगी उसी यूनिट्स में आप फाइंड आउट कर सकते हैं। रिलेटिव क्या होता है? रिलेटिव डिस्पर्शन यूनिट लेस होता है। जैसा कि स्लोप और इलास्टिसिटी में डिफरेंस होता है। जो स्लोप होती है वो किसी ना किसी यूनिट में होती है, और जो इलास्टिसिटी है वो यूनिट लेस होती है। तो ये भी जो रिलेटिव डिस्पर्शन है ये रेशियो में होगी, ये परसेंटेज में होती है। ठीक हो गया, ये यूनिट लेस होती है, इसमें यूनिट्स का जो रोल है वो खत्म हो जाता है। ठीक हो गया।
तो डिस्पर्शन का समझ आ गया। और डिस्पर्शन की टाइप्स, हमारे पास 2 टाइप्स की डिस्पर्शन होगी। अब जितनी भी हम डिस्पर्शन को फाइंड आउट करेंगे, ये 2 मेथड हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है, एक कॉमन हम डाटा ले लेते हैं, उसी डाटे की मदद से हम कोशिश करेंगे कि जितने भी इसकी टेक्निक्स हैं वो समझते चले जाएं। फर्ज करें मेरे पास डाटा है 1 2 3, सिंपल डाटा ले रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे पास डाटा है, इसी को हम यूज करेंगे बार बार। सबसे पहला जो मेथड होता है डिस्पर्शन को फाइंड आउट करने का, वो रेंज होता है। इसके 4 मेथड होते हैं। दूसरा होता है क्वार्टाइल डेविएशन, थर्ड है मीन डेविएशन, और फोर्थ होता है वेरिएंस। फिर अगर इसका स्क्वायर रूट ले लें तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है। और इसमें हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, करते हैं जब हमारे पास जो डाटा हो वो 2 हमारे पास सैंपल्स दिए गए हों या 2 ऑब्जर्वेशन दी गई हों और उनके यूनिट डिफरेंट हो या उनका ग्रेड डिफरेंट हो, डायरेक्ट उनका कंपैरिजन पॉसिबल ना हो, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस के जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये चौथा मेथड है, इसी से ये स्टैंडर्ड डेविएशन ड्राइव किया गया है, आगे फिर से कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब हमारा जो फर्स्ट मेथड है वो रेंज है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं ये, और ये एमसीक्यूज में आ सकती हैं। इसके भी 2 ही फार्मूले होंगे, जैसा कि एवरेज में हमने देखा, ग्रुप डाटा होता है और अनग्रुप डाटा होता है। अब जो ग्रुप डाटा होता है वो जरा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसके फार्मूले भी लेंथी होंगे, फ्रीक्वेंसीज होती है उसके अंदर। जो अनग्रुप डाटा होता है इसको फाइंड आउट करना इजी होता है और कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती ज्यादा, तो आप विदाउट कैलकुलेटर भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रेंज में क्या करता है, रेंज डिस्पर्शन फाइंड आउट करने का मेथड है। इसमें हम मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू लेते हैं, एक्सएम फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डाटा और एक्स नॉट मिनिमम वैल्यू ऑफ डाटा। आप डाटा की क्या लेंगे, बड़ी वैल्यूज ले लेंगे। इस तरह बड़ी वैल्यूज क्या है, 3 है, और मिनिमम वैल्यूज क्या है, 1 है। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये हमारे पास डिस्पर्शन आ जाएगी, जो ये शो कर रही है डाटे के अंदर जो स्कैटरनेस है वो 2 है। 2 2 2 अगर सेम है तो फिर यहाँ 2 माइनस 2 हो जाएगा, स्कैटरनेस 0 हो जाएगी। 0 0 6 था तो 6 माइनस 0 4 आ गई। और क्या था हमारे पास, 0 2 और 6 मैंने लिया था, तो ये 6 माइनस 2, इधर 4, ये 6 है। तो इसमें सबसे कम वेरिएशन इसमें है, 0 स्कैटरनेस है। इधर रिलेटिवली कम है, ये ज्यादा है। और इसमें ये डाटा सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो जिसमें ज्यादा वेरिएशन होगी डाटे के अंदर वो ज्यादा डाटा प्रॉब्लमेटिक होगा। तो ये एमसीक्यूज आ चुका है कि अगर सब की सब ऑब्जर्वेशन सेम हो तो उनकी डिस्पर्शन क्या होगी, तो उसकी डिस्पर्शन क्या होती है, 0 होती है। अब जो ये मेथड मैंने आपके सामने अप्लाई किया है, ये एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट डिस्पर्शन है। ठीक हो गया, क्योंकि अगर ये केजी में दिया गया है, फर्ज करें ये 3 kg और ये 1 kg, तो डिफरेंस कितना निकला है, 2 kg का। तो जिस यूनिट में डाटा को एक्सप्लेन किया गया है, रिजल्ट भी यूनिट्स में ही आपके निकल रहे होते हैं। दूसरा हो जाता है हमारे पास रिलेटिव, उसमें हम फाइंड आउट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन। कोफिशिएंट ऑफ, इसका फार्मूला होगा एक्सएम माइनस एक्स नॉट एक्सएम प्लस एक्स। एक्सएम क्या है इधर,
क्योंकि इस पहली एग्जांपल को ही मैं लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ये सिंपल हो जाएगा काफी। ये जो है 1 2 3, तो क्या था 3 - 1 और 3 + 1 2 4 0.5। अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 50 आ जाएगा, तो इसमें जो स्कैटरनेस आ गई वो 50% आ गई। अगर कोफिशिएंट आप लेंगे तो इसका जो जवाब आएगा कोफिशिएंट का हमेशा 0 से 1 के रेंज में आएगा। अगर नियर टू ये 0 है, इट मींस डाटा के अंदर जो वेरिएशन है वो कम है। अगर ये 100 के करीब जा रहा है तो डाटा के अंदर जो वेरिएशन होगी वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ये फर्स्ट मेथड हो गया डिस्पर्शन फाइंड आउट करने का, रेंज। इसकी थोड़ी इस पे क्रिटिसिज्म भी किया गया है, तो आप अगर बुक है तो आप इसकी क्रिटिसिज्म को भी पढ़ लें। सेकंड मेथड होता है क्वार्टाइल डेविएशन, या इसको सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं। इसके दो नाम हैं, क्वार्टाइल डेविएशन या सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज कहते हैं। इसका फार्मूला होता है Q3 - Q1 डिवाइडेड बाय 2। आपके पास अगर डाटा दिया गया है तो Q3 आप फाइंड आउट कर सकते हैं, 3n/4 + 1 TH टर्म। अगर ग्रुप डाटा होता है तो फिर क्या हो जाता है, L/H/F 3n/4 - C। Q1 का होगा L+H/F n/4 - C, और Q1 का अनग्रुप डाटा का हो जाएगा n/4 + 1 ओवर TH टर्म। इसमें सबसे पहले हमने जैसे मीडियन का फाइंड आउट किया था, उसमें हम डाटे को अरेंज कर लेंगे। अरेंज करने के बाद जितनी वैल्यूज होंगी उसको 4 पे डिवाइड करेंगे, +1 करेंगे, और जितना नंबर आ जाएगा वो हमारा Q1 आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि बुक में एग्जांपल दी गई है, बुक में एग्जांपल दी है, उसने Q1 36 फाइंड आउट किया है, और Q3 इसकी एग्जांपल मैं आपके सामने लिख देता हूँ, 3.11 एग्जांपल है। ये इस तरह की एग्जांपल लिखी हुई है, 32 36 36 37 39 अरेंज किया हुआ है, 41 और 45 46 48। तो ये वैल्यूज कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ क्या करूंगा मैं, 9/4 और +1, तो ये आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग +1 3 पॉइंट समथिंग। 3 को मैं कंसीडर करूंगा, 1 2 3, तो ये 3 मेरे पास क्या आ गया, Q1 आ गया। इसी तरीके से ये 4 है, तो यहाँ 9 है, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27, 27 को 4 पर डिवाइड किया तो ये तकरीबन 8 आ जाएगा। तो 8 में वैल्यूज देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। फर्ज करो ये मेरे पास क्या आ गया, Q3 आ गया। अब Q3 मेरे पास है 46 और Q1 क्या है, 36 है। इनको 2 पर डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 5। तो इसका क्वार्टर डेविएशन क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और कोफिशिएंट Q3 - Q1, Q3 + Q1। हाँ जी, ये था 46 और ये 36 और 46 + 36, ये 10 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा, 40 40 40 80 82 आ जाएगा। 82 पर इस पर डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा, जो कि रिलेटिव डिस्पर्शन को शो कर रहा होगा।
थर्ड मेथड आ जाता है हमारे पास मीन डेविएशन। मीन डेविएशन में क्या होगा, क्या ऑब्जर्वेशन दी गई होंगी 1 2 3 सपोज 1 2 3, हम इसका समेशन लेंगे। ठीक है, इसको 2 आ जाए, x माइनस एक्स मीन करेंगे 1 माइनस 2 माइनस 1 2 माइनस 2 0 3 माइनस 1 3 माइनस 2 1। अब इनको जमा करेंगे तो हमें पता है कि मीन डेविएशन की, अरिथमेटिक मीन की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है समेशन x माइनस एक्स मीन 0 के बराबर होता है। तो ये हम तो फाइंड आउट ही नहीं कर सकेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको मॉड लगा दें। इससे क्या होगा कि जो नेगेटिव वैल्यूज हैं वो भी क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। क्या आ जाएगा समेशन x माइनस मॉड, तो ये आ गया 2। फार्मूला होता है इसका मीन डेविएशन का, समेशन x माइनस एक्स बार मॉड ओवर n। अब ये आई है हमारे पास 2, ऑब्जर्वेशन कितनी है 3, तो ये अब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास मीन डेविएशन आ जाएगा 0.67 आ जाएगा। ठीक हो गया। और अगर इसका हमने कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है, तो जो मीन डेविएशन फाइंड आउट किया है डिवाइडेड बाय मीन, इस तरह ये हमारे पास 0.67 आया है, और मीन कितना था 2 था मीन, ये 2 मीन। यहाँ कोई वैल्यू आ जाएगी वो 0 से 1 के दरमियान लाई करेगी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिलेटिव डिस्पर्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने मीन डेविएशन फाइंड आउट किया है इससे, मीन से। तो आप इसको मॉड से भी कर सकते हैं और मीडियन से भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो 1 2 3 मॉड तो पॉसिबल ही नहीं है इसका, तो इसका मीडियन भी क्या आएगा 2 ही आएगा, ये मीडियन। सम टाइम मॉड भी होता है, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x माइनस यहाँ मॉड आ जाएगा, और जब कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फाइंड आउट करूंगा तो यहाँ मीन की जगह क्या आ जाएगा, मॉड आ जाएगा। अगर मीडियन से फाइंड आउट किया है तो ये मीडियन हो जाएगा और ये मीडियन हो जाएगा, बाकी चीजें सेम ही रहेंगी। ये जो हम बात कर रहे हैं ये अनग्रुप डाटा की कर रहे हैं। अगर ग्रुप डाटा का फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये जो मीन डेविएशन का फार्मूला है ये मॉडिफाई हो जाएगा, समेशन एफ लग जाएगा इसके साथ, और डिवाइडेड बाय समेशन एफ हो जाएगा, इनके फ्रीक्वेंसीज आ जाएगी। उसकी ग्रुप डाटा की तरफ हम जा नहीं रहे, वो जा इस वजह से नहीं रहे क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और वो पॉसिबल नहीं है कि वो पेपर में सवाल आए। नेक्स्ट आ जाता है वेरिएंस। वेरिएंस का फार्मूला होता है इसका सिग्मा स्क्वायर समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर n। पहले हमने माइनस के साइन को स्किप किया था, पॉजिटिव कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, उसको माइनस के साइन को माइनस नहीं करेंगे बल्कि उसका स्क्वायर ले लेंगे। जैसे ये डेटा दिया गया है आपके पास 1 2 3 4 5 समेशन x 9 12 15 समेशन x ओवर n 15 divided by 5 3 x minus x mean 1 minus 5 minus 3 है ना, -2 आ जाएगा, 2 minus 3 minus 1 3 minus 3 0 4 minus 3 1 5 minus 3 2 summation x minus x bar 4 1 0 1 4, यानी कि अब इसका स्केयर ले लिया, summation x minus x बार का स्केयर हो जाएगा और इस वैल्यूज में हम पुट कर देंगे इसको,
तो क्या हो गया ये 4 4 8 10 आ गए। 10 ऑब्जर्वेशन कितनी है 5, तो ये 2 हमारा क्या आ जाएगा इसका वेरिएंस आ जाएगा। अगर हम इसी का फाइंड आउट करना चाहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, तो क्या करेंगे समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर n, जो इनके जो वैल्यूज आई हैं 2 उसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो वो क्या बन जाएगा इसका स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। और जो डिस्पर्शन फाइंड आउट करने के लिए जो सबसे ज्यादा फार्मूला हम यूज करते हैं वो यही करते हैं वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला ही ज्यादा यूज होता है। जो हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ इकोनोमेट्रिक्स के जो रिजल्ट्स निकाल रहे होते हैं, टी की वैल्यूज निकाल रहे होते हैं, पी की वैल्यूज को देख रहे होते हैं, तो उसमें ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला यूज होता है। और कॉन्फिडेंस इंटरवल यूज करना है या कोई भी हमने डिस्पर्शन के कॉन्सेप्ट समझने हैं, तो सबसे ज्यादा जो फार्मूला यूज होता है वो यही होता है समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अगर रिग्रेशन पढ़ेंगे तो वहाँ y माइनस वाई हैट का स्क्वायर ओवर n आ जाएगा, यही सेम फार्मूला होता है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कब यूज करते हैं? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमें तब जरूरत पड़ती है जब हमारे पास टू सेट ऑफ डाटा हो, और टू सेट ऑफ डाटा है उनके यूनिट्स भी क्या है डिफरेंट हैं, तो उनका डायरेक्ट कंपैरिजन हम नहीं कर सकते, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, फिर हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का सहारा लेना पड़ता है। जब मैंने गेट का टेस्ट दिया था पीएचडी के लिए, तो उसमें ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का क्वेश्चन आया हुआ था, फार्मूला उन्होंने पूछा हुआ था कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का एग्जैक्ट फार्मूला क्या होता है। तो उस टाइम वो ऑप्शन सब मिलते जुलते होते हैं, तो अगर आपने अच्छे तरीके से ये चीजें देखी हुई हैं तो उम्मीद है कि आप इन चीजों को नहीं भूलेंगे। वो सपोज दैट दो डाटा दिए होंगे एक्स है और ये है लाइफ इन आवर्स, इनके प्राइस सपोज दैट पाउंड में है। एक्स डाटा दिया हुआ है फर्स्ट करें 1 2 3, और ये दिया हुआ है 2 3 4, ये रुपीज में है और ये क्या है आवर्स में। अब ये टू सेट ऑफ डाटा है, डिफरेंट है। अब इन दोनों का तो कंपैरिजन बनता नहीं है। अगर मैं इसको इसका वेरिएंस फाइंड आउट करें, इसका वेरिएंस फाइंड आउट करें, ये कुछ और वैल्यूज हैं, कुछ और यूनिट हैं, तो फिर क्या करना है? फिर हम क्या करेंगे, इनका अलग अलग वेरिएंस को फाइंड आउट करेंगे, इनका अलग वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे। इसका वेरिएंस क्या आ जाएगा समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर है, ये इसका वेरिएंस आ गया। साथ ही इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहाँ पर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। मैं अपनी तरफ से वैल्यू अज्यूम कर रहा हूँ कि सपोज दैट इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है 7.6 आ जाता है, और जो इसका मीन आया है वो मीन, क्योंकि मीन भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, मीन में से ही तो ये ऑब्जर्वेशन को हमने माइनस करना है। सपोज ये आ जाता है 18.4। सेम काम इसी के साथ ये करना है, इसका वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे समेशन वाई आई माइनस वाई का स्क्वायर ओवर एन, स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 18.38, और इसका मीन है, मीन इसका है 21। ठीक है, अगर मैं इसका डायरेक्ट कंपैरिजन करूं तो ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये ज्यादा है, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्या कम है, ये 7.6 है, और ये क्या 78 है। तो देखने में तो लग रहा है कि ये वेरिएशन ज्यादा है, और वेरिएशन ज्यादा है तो इट मींस डाटा के अंदर डिस्टरबेंस ज्यादा है। तो मैं तो ये कंक्लूड कर दूंगा कि ये डाटा ठीक नहीं है और ये डाटा कंपैरेटिवली बेहतर है, पर इनका हम डायरेक्ट कंपैरिजन तो नहीं कर सकते क्योंकि यूनिट्स डिफरेंट है। तो जब डिफरेंट यूनिट्स होगा तो हमें देखने के लिए कि कौन सा
जो डाटा है उसके अंदर वेरिएशन कम है, तो हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का सहारा लेंगे। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ये एक्स है, और वाई का मीन। तो ये कितना है 7.6 और ये है 18.4। अगर इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। सेम सिचुएशन यहाँ होगी, और ये क्या है 12। अब देखें ना, इसका मीन भी ज्यादा है, इसका मीन कम है। इट मीन्स ये वैल्यूज छोटी हैं, ये वैल्यूज बड़ी हैं, तो इस वजह से जो बड़ी वैल्यूज हैं तो वेरिएशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसा कि मैं रेंज की एग्जांपल ले लें, तो बड़ी वैल्यूज पुट करेंगे तो उसके अंदर वेरिएशन भी ज्यादा होगा। तो जब मैं इसको कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेट करने से जो वेरिएशन आया है इसका 37%, और इसका क्या है 41% है। तो ये वाला जो डाटा है वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वेरिएशन इसके अंदर क्या है, कम है, और इसमें ज्यादा है। पर जब हम एब्सोल्यूट देख रहे थे तो एब्सोल्यूट में ये कम नजर आ रहा था, क्योंकि इसकी वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं, ये छोटी वैल्यूज हैं, और ये वैल्यूज क्या है, रिलेटिवली इससे बड़ी हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे किया, पूछा जाता है कि टू प्लेयर्स हैं, बाबर आजम एंड विराट कोहली। जो विराट कोहली की जो कंसिस्टेंसी है ना, जो उसकी वेरिएशन है वो 37% है, और बाबर आजम का 41% है, जो उसमें वेरिएशन पाया जाता है स्कोर करने में। तो इन दोनों में से प्लेयर कौन सा बेहतर है? तो जो कंसिस्टेंट प्लेयर होगा, जिसमें वेरिएशन कम होगा, जो ज्यादा मैचेस में स्कोर कर रहा है और कंसिस्टेंसी से कर रहा है, तो वो प्लेयर्स क्या होता है, बेहतर होता है। ये इसने एग्जांपल भी दी हुई है इसमें, शेर मोहम्मद चौधरी की बुक। तो ये क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब आ जाती हैं प्रॉपर्टीज। वेरिएंस की प्रॉपर्टी और स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टी सेम है, क्योंकि फार्मूला सेम है, सिर्फ और सिर्फ फर्क किस चीज का है, फर्क है स्क्वायर रूट का। तो पहली प्रॉपर्टी है वेरिएंस की, प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस, प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन की भी सेम यही होगी। पहली प्रॉपर्टी है कि वेरिएंस ऑफ ए, वेरिएंस ऑफ ए हमेशा किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। ए क्या है, कांस्टेंट है। जैसे कि मैंने क्या किया था, टू 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 टू, कोई आपने ऑब्जर्वेशन ली, उन ऑब्जर्वेशंस की तमाम वैल्यूज क्या है, सेम है, डाटा क्या है, सेम है, तो उसका जो वेरिएंस होगा वो क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा, या किसी कांस्टेंट का अगर वेरिएशन ले तो वो जीरो के इक्वल होगा। दूसरा है वेरिएंस इंडिपेंडेंट ओरिजिन एंड स्केल, एक्स प्लस ए। आपके पास ऑब्जर्वेशन दी गई 1 2 3 4, आपने क्या किया कि इसमें कोई ए प्लस कर दिया, ए से मुराद कोई कांस्टेंट है, टू प्लस कर दिया, 1 + 2 3 हो गया, 4 हो गया, ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर इसका जो ओरिजिनल रिजल्ट्स आ रहे थे, सपोज दैट 2 आ रहा था इसका वेरिएंस, इसमें कांस्टेंट को प्लस या माइनस करने से भी क्या आएगा, 2 ही आएगा। इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट ओरिजिनेटेड स्केल। अगर आपके पास कोई डाटा दिया गया है, उस तमाम डाटे के अंदर आपने किसी कांस्टेंट को जमा कर दिया है या माइनस कर दिया है, तो आपका वेरिएंस का जो जवाब है, जो आंसर है, उसके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है, इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट ओरिजिनेटेड स्केल। थर्ड प्रॉपर्टी है वेरिएंस ऑफ एक्स। आपके पास था, आपने क्या किया 1 2 3, इसको किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 के साथ कर दिया, 2 4 6। आपने क्या किया, कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, जो रिजल्ट्स होंगे जिस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया उसका क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा।
जेड्स में क्या आएगा? अगर जवाब पहले क्या आना था, 2 आना था, अब क्या आएगा? अब 8 आएगा। 8 क्यों आएगा? क्योंकि जिस 2 से आपने मल्टीप्लाई किया उसका स्केयर हो गया, और ओरिजिनल इसका जवाब क्या था? 2 था। तो ये जवाब क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा। ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी क्या है? कांस्टेंट का वेरिएंस 0 होगा। दूसरा, इंडिपेंडेंट ओरिजिन एंड स्केल। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, जिस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया वो क्या बन जाएगा? स्केयर बन जाएगा। ठीक हो गया। फोर्थ प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। वैसे ये काम की नहीं है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपके पास 2 सेट ऑफ डाटा है, वेरिएंस ऑफ x प्लस माइनस y। 2 सेट ऑफ डाटा है x और y, उनका आपने वेरिएंस को प्लस किया या माइनस किया, तो जब आप रिजल्ट्स निकालेंगे वो हमेशा किसके बराबर होगा? वेरिएंस ऑफ x वेरिएंस ऑफ y के बराबर। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास थर्ड, इसकी 5 प्रॉपर्टीज है। मैंने ये 3 आपको डिटेल से बता दी है, ये चौथी भी लिख दी है। पर ये काम की जो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी पहली 3 प्रॉपर्टीज एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से या इंटरव्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकोनोमेट्रिक्स में यही चीजें होती हैं। नहीं, प्लस माइनस है, हाँ राइट पे दोनों प्लस हो जाएंगे। अच्छा, अब आ जाता है ट्रिम्ड एंड विंजोराइज्ड। ट्रिम्ड एंड विंजोराइज्ड। ये ट्रिम्ड का मतलब कटिंग करना, एंड विंजोराइज्ड। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिस्पर्शन ज्यादा होना डाटा के लिए अच्छी बात नहीं है। इट मींस उसके अंदर वेरिएशन पाई जाती है। तो ट्रिम एंड विंजोराइज्ड में हम क्या करते हैं? सपोज हमारे पास डाटा दिया गया है, ये डाटा है मेरे पास, वही 36, 36, 37, 39, 41, 45, 46, 48। अब हमें लगा कि इसमें आउटलेयर हैं। अगर आउटलेयर को हम रिमूव कर दें तो हमारे रिजल्ट्स क्या आ सकते हैं? बेहतर आ सकते हैं, डिस्पर्शन कम हो सकती है। तो हम क्या करते हैं? Q1 और Q3 फाइंड आउट करते हैं। ये इसका Q1 है और ये इसका क्या है? Q3 है। इससे नीचे वाली वैल्यूज हम कह रहे हैं एबनॉर्मल है, इसके ऊपर वाली वैल्यूज क्या है? एबनॉर्मल है। हम इनकी काट छांट कर देंगे, इनको उड़ा देंगे, ट्रिम्ड कर दी। जो दरमियान वाली वैल्यूज बची, इन्हीं का हम मीन लेंगे और इन्हीं का हम क्या लेंगे? वेरिएंस लेंगे। इस अमल को हम कहते हैं ट्रिम्ड कहते हैं। विंजोराइज्ड में क्या करते हैं? विंजोराइज का मतलब यह है कि उसको सेम कर देंगे। यानी कि ये हमारा 36 निकला है, इसको भी 36 कर देंगे, इसको भी 36। ये 45 है, इन वैल्यूज को भी क्या कर देंगे? 45, 45 कर देंगे, ये सेम हो जाएंगी। जो वेरिएशन था वो थोड़ा कम हो गया, तो जब रिजल्ट्स निकालेंगे एवरेज भी बेहतर आएगी, और जो वेरिएशन है वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इस अमल को हम क्या कहते हैं? विंजोराइज कहते हैं। एक छोटी सी डेफिनेशन है स्टैंडर्डाइज वेरिएबल। स्टैंडर्डाइज वेरिएबल में क्या करते हैं कि हम हर वेरिएबल्स को, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, उसके मीन में से निकालने के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देते हैं। तो इससे हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो स्टैंडर्डाइज हो जाते हैं। डेफिनेशन है जस्ट स्टैंडर्डाइज वेरिएबल। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है मोमेंट का। मोमेंट्स क्या होती हैं? मोमेंट ये होती है कि जो हमने डेविएशन लिया है एक्चुअल वैल्यू में से, मीन वैल्यूज को माइनस करना और उसकी टोटल ऑब्जर्वेशंस के से डिवाइड कर देना। जितनी पावर इस डेविएशन की होगी उसको हम क्या बोलते हैं? मोमेंट बोलते हैं। ठीक हो गया। तो जो पहला मोमेंट होता है वो हमेशा 0 के बराबर होता है, क्योंकि हमने पढ़ी है प्रॉपर्टी समेशन x माइनस एक्स मीन हमेशा किसके बराबर होगी? 0 के। तो इसको हम m1 लिखते हैं मोमेंट। m2 स्केयर लेते हैं, m2 इसका अगर स्केयर ले लें
इसको n पे डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, वेरिएंस बन जाता है। फिर ये क्या आ जाता है, इसको हम मोमेंट 3 बोलते हैं, m3। इसी तरीके से सो ऑन, डेविएशंस की, जो अब डेविएशन पढ़ रहे हैं उसकी जितनी पावर होगी वो उसकी क्या कहलाएगी, मोमेंट्स कहलाएगी। अब इस चैप्टर का सबसे हॉट टॉपिक, जो टॉपिक है वो है स्क्यूनेस, जो कल मैंने आपको ग्राफ में पढ़ाई। सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल। टाइम कितना रह गया, टाइम रह गया 2 मिनट्स रह गए। स्क्यूनेस चलने का टाइम कम भी रह गया। कल मैं थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी करवाऊंगा आपको। प्रोबेबिलिटी मैं इतनी करवा दूंगा कि आपको थोड़ी बहुत उसकी समझ आ जाए कि ये प्रोबेबिलिटी होती है। स्क्यूनेस क्या है? सबसे पहले हमने सिमेट्रिकल की बात करते हैं। सिमेट्रिकल में क्या था, क्या जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन थी ना वो नॉर्मल थी। इसमें मीन, मीडियन और जो मॉड है ना उनकी वैल्यूज इक्वल होती है, और दोनों साइड्स पर जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। स्क्यूनेस में क्या होता है, स्क्यूनेस में कि ये सिचुएशन होती है और ये सिचुएशन होती है। जो ये पीकनेस होती है ये मॉड को शो कर रही होती है। ये क्या शो कर रही है, मॉड को शो कर रही है। और यहाँ पर स्टार्ट में इसका कहीं मीन होता है, और इसका जो मीन होता है वो जरा दूर होता है, और मीडियन ये हमेशा सेंटर में होता है। जब मॉड ग्रेटर हो और मीन कम हो, इसको कहते हैं नेगेटिव स्क्यूड। कल इसको देखेंगे कि नेगेटिव स्क्यूड की वैल्यूज कैसे कैलकुलेट। और इधर मीन ग्रेटर है और मॉड कम है तो इसको हम पॉजिटिव स्क्यूड बोलते हैं। ये एमसीक्यूज बनता है कि जब मीन ग्रेटर है मॉड से, यानी कि जो आपकी राइट टेल है वो लेंथी है और जो लेफ्ट टेल है वो कम है, राइट टेल। अगर राइट लेफ्ट टेल कम हो और राइट टेल कम हो और राइट लेफ्ट टेल ज्यादा हो तो उसको नेगेटिव स्क्यूड कहते हैं। और अगर राइट टेल ज्यादा है लेफ्ट कम है तो वो पॉजिटिव स्क्यूड होता है। इसमें मीन की वैल्यू ज्यादा है और मॉड की वैल्यू क्या है, कम है, तो ये पॉजिटिव स्क्यूड है। और इसका वाइस वर्सा हो गया। अब टाइम लेक्चर एंड होने वाला है, तो इसके 2 टॉपिक्स रह गए हैं, क्वाड्रेसिस और स्क्यूनेस। इसको कल स्टार्ट करेंगे और प्रोबेबिलिटी को देखेंगे। प्रोबेबिलिटी के मैंने सिलेक्टिव पॉइंट्स